हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक दूसरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, गिवन रिएक्शन में कुछ वेरिएशंस गिवन होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दीज वेरिएशंस हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर रिएक्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, या फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आपको वेरिएशन इन कंसंट्रेशन गिवन होता है और उसके बेस पे हमसे रेट ऑफ रिएक्शन में क्या वेरिएशन होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते रहते हैं और ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बट सिंपल के साथ साथ ट्रिकी भी होते हैं। कभी एक वेरिएशन होता है, कभी दो वेरिएशन होते हैं और उनके बिहाफ पे हमें कैलकुलेशन करना होता है। तो इस हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस किया था। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन में वेरिएशन का रेट ऑफ रिएक्शन पे वेरिएबल इफेक्ट होता है, और रेट इक्वेशन या रेट लॉ जो हम कहते हैं वो क्या होता है, वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, जो रिप्रेजेंट करता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग पहले पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है रेट लॉ। रेट लॉ कुछ नहीं होता, ये सिंपल क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस में आप देखेंगे कि ये कंसंट्रेशन जो टर्म्स होते हैं, ये रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन होती है और साथ में प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन हो सकती है, कोई भी कंसंट्रेशन होती है। इसलिए हम हमेशा क्या मेंशन करना चाहते हैं कि कंसंट्रेशन के टर्म्स में अगर हम रेट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को रेट इक्वेशन या रेट लॉ कहते हैं। और इसी से हमारा निकल के आता है कि इंपॉर्टेंट टर्म होता है ऑर्डर। थ्योरेटिकली ऑर्डर को डिफाइन करते हैं कि ये पावर्स होती है, रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो पावर्स होती है उन्हीं को ऑर्डर बोलते हैं। बट अभी हम आगे देखते हैं क्या होता है ऑर्डर। तो सपोज हमने एक इक्वेशन ले लिया, a + a gives b + b फॉर्म्स प्रोडक्ट। अगर इसके लिए हम कंसीडर करें ये सिंपल रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, small a moles of capital A react with small b moles of capital B to form the product. It is a elementary reaction, simple reaction, single step reaction. In that case, what will happen? We will write rate of reaction. अगर आप बात करें तो हम प्रीवियस के अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के बेस पे इसे कैसे लिखते हैं, तो हम लिखेंगे -1/a B change in concentration of A upon dt is equal to -1/b B change in concentration of B upon dt is equal to, अब आता क्या है, रेट एक्सप्रेशन आती है या रेट इक्वेशन आती है। तो रेट इक्वेशन क्या कहता है कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन है। रेट ऑफ एनी रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, simply rate of any reaction is directly proportional to product of active concentration of reactants raised to the power of their stoichiometric coefficient। तो अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पे आता है A, रिएक्टेंट है A और उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है स्मॉल a, स्मॉल a, और B उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल। ये एक मैथमेटिकल पार्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम कहते हैं रेट लॉ। तो दैट मींस व्हाट वी कैन राइट सिंपली, रेट इज इक्वल टू K concentration of A raised to the power A and concentration of B raised to the power B। ये एक रेट इक्वेशन है या रेट लॉ है, और इसमें K क्या है, तो K हमारा है रेट कांस्टेंट। चलिए इंपॉर्टेंट टर्म है रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना है। तो रेट कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, कंसंट्रेशन और उनकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट वेरिएशंस, और उन वेरिएशन के बिहाफ पे
अब अगर हम सिंपल बात करें, हमने क्यों लिखा कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट, या हम क्यों पढ़ते हैं कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे वेरिएबल होता है। ए का कोफिशिएंट स्मॉल ए है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 0 या फिर निगेटिव हो सकती है। तो दैट मीन्स ए के कंसंट्रेशन में चेंज का जो इफेक्ट आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन पे वो वेरिएबल होगा। दैट मीन्स वो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा, इस वजह से कंसंट्रेशन का इफेक्ट कैसा होता है, वेरिएबल। अब इसी में आप कहते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर आपका ऑर्डर है A प्लस बी, और ये ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है, ओवरऑल ऑर्डर। जबकि आप कहेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल ए आपका है स्मॉल ए, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल बी ये क्या है, स्मॉल। ये हमारा है दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। दैट मीन्स ओवरऑल ऑर्डर क्या है, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, इन दोनों के ऑर्डर का सम हमारा है ओवरऑल ऑर्डर। अब इससे हमें क्या पता चलता है, ऑर्डर बेसिकली है क्या। ऑर्डर होता है किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या कंसंट्रेशन टर्म कि उस रिएक्शन के रेट डिटर्मिनेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है, कितना वो सिग्निफिकेंट है, उसकी सिग्निफिकेंस सी को हम कह सकते हैं, उसका ऑर्डर होता है। उस सिग्निफिकेंसी, उसकी वैल्यू या इंपॉर्टेंस को हम नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वही मैथमेटिकली ऐड करके, मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करके हम बताते हैं कि ये हमारा क्या है, रेट इक्वेशन। कभी भी किसी की सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस को आप थ्योरेटिकली जज नहीं कर सकते। इसी तरह से ऑर्डर को हम थ्योरेटिकली जज नहीं कर सकते, किसी रिएक्शन को देख करके हम ऑर्डर को जज नहीं करते हैं। तो ऑर्डर का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, इसे थ्योरेटिकली डिटरमाइन नहीं करते हैं। दैट मीन्स किसी भी रिएक्टेंट का आपको ऑर्डर कुछ दिखेगा और वो कुछ और सकता है। तो अब आता है कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट हैं ऑर्डर के रिस्पेक्ट में। तो नेक्स्ट चीज हमारी आती है ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, वो क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसकी बात करते हैं। वो आता है हमारा ऑर्डर में भी फ्रैक्शन, जीरो और निगेटिव। ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। दैट मीन्स वेरिएबल है। कंसंट्रेशन का इफेक्ट कैसा है, वेरिएबल है। ऑर्डर भी क्या होता है, वो वेरिएबल होता है। किसी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन के लिए उसका ऑर्डर रिएक्शन टू रिएक्शन, रिएक्टेंट पे ये फिक्स नहीं होता कि अगर आप हाइड्रोजन ले लें तो हाइड्रोजन का ऑर्डर हर रिएक्शन में क्या आएगा, सेम आएगा। तो ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, मतलब एक्सपेरिमेंटल डेटा के बिहाफ पे हम ऑर्डर को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि ऑर्डर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो ऑर्डर इज डिटरमाइंड फॉर एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कोई रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होता है उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में होता है तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे दो चीजें आती है, एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो आप उसी रिएक्शन से उसका ऑर्डर तो डिटरमाइन कर सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसमें सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है और ओवरऑल सबका सम एक रिएक्शन होता है, उसमें ऑर्डर कहाँ से डिटरमाइन करेंगे। तो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकल के यहाँ से आता है, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज
हम लोग इसी की बात करेंगे कि सिंपल रिएक्शन में ऑर्डर को डिटरमाइन करना बहुत सिंपल सी टास्क है। आपको एलिमेंट्री रिएक्शन गिवन है, आप उस रिएक्शन के बिहाफ पे ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। बट ऑर्डर इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमें कैसे डिटरमाइन करना है इसकी बात करते हैं। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल रिएक्शन का। दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर हमने कहा कि एक सिंपल रिएक्शन है एलिमेंट्री रिएक्शन, और एलिमेंट्री रिएक्शन कंसीडर कर लिया, अगर हम एक सिंपल सा रिएक्शन कंसीडर कर लें और वो रिएक्शन हो हमारा 2SO2 + O2 gives 2SO3, ठीक, और हम कह रहे हैं कि ये एक सिंपल रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है और इसका हमें ऑर्डर डिटरमाइन करना है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो इन दिस केस यू कैन राइट रेट इज इक्वल टू K, रेट कांस्टेंट होगा। SO2 जो रिएक्टेंट है उसे आपने लिखा और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, जबकि O2 उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो आपका ऑर्डर क्या आ गया? ओवरऑल ऑर्डर इज इक्वल टू 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है? थर्ड ऑर्डर का। अब दूसरी चीज आती है कि SO2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? SO2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है 2। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है? SO2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 होने से क्या फर्क पड़ता है? अगर हम SO2 की कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो रिएक्शन का रेट 4 टाइम्स हो जाता है। SO2 की कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दें तो रिएक्शन का रेट आपका क्या हो जाएगा? रिएक्शन का रेट 9 टाइम्स हो जाएगा, स्क्वायर टाइम्स में चेंज होगा। जो भी ऑर्डर होता है उतने पावर के टाइम्स में रेट में चेंजेस आते हैं। जबकि अगर ऑक्सीजन को अगर आप डबल कर देंगे तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, तो दैट मीन्स उस केस में आपका रेट ऑफ रिएक्शन उतने ही टाइम्स चेंज हो जाएगा जितने टाइम आप कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे। इसे हम लोग दोनों रिएक्शंस के लिए अभी सिंपली बात करेंगे। पहले हम लोग एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं। सपोज दैट एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको दिया हुआ है जिसका ओवरऑल रिएक्शन है 2O3 gives 3O2, ओजोन का डिकम्पोजिशन। ये है आपका ओजोन के डिकम्पोजिशन से बन रहा है ऑक्सीजन, ये ओवरऑल रिएक्शन। अगर इस ओवरऑल रिएक्शन में ऑर्डर को हमें डिटरमाइन करना है, इसके लिए हमें तो इसके इंटरमीडिएट स्टेप्स दिए हैं। ओजोन ब्रेक टू फॉर्म O2 + नेसेंट ऑक्सीजन। नेक्स्ट स्टेप है ओजोन रिएक्ट विद नेसेंट ऑक्सीजन टू गिव 2O2। और अगर हम कहें कि इसका ये सेकेंड स्टेप स्लो स्टेप है और इसका ये फर्स्ट स्टेप कैसा है? फास्ट स्टेप। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है कि ऑर्डर या रेट ऑफ रिएक्शन को कौन डिटरमाइन करेगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा डिटरमाइन करेगा स्लोवेस्ट स्टेप। इसका स्लोवेस्ट स्टेप की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, इसी को आप कहते हो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या RDS। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका रेट इक्वेशन और इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर हमें कैसे कैलकुलेट करना है। ओवरऑल ऑर्डर तो आपको सिंपली दिख रहा होगा कि यहाँ पे अगर इस रिएक्शन को देखो तो आपको ऑर्डर क्या दिख रहा है? 2। ओजोन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर इसका 2 है। बट हम देखते हैं कि इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, इस केस में कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। आपको हमेशा रेट किस पे अप्लाई करना है? स्लोवेस्ट स्टेप। तो स्लोवेस्ट स्टेप पे अगर आप लिखेंगे रेट तो इज इक्वल टू स्लोवेस्ट स्टेप का रिएक्टेंट कौन है? तो आपको दिख रहा होगा ओजोन है और कौन है? नेसेंट ऑक्सीजन है। तो आप लिखेंगे रेट इक्वल टू K।
ओजोन, और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, और दूसरा नेसेंट ऑक्सीजन जिसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। आपको ये तो मिल गया रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन मिल गई, इसके हिसाब से ऑर्डर हमें कितना मिल रहा है 1 + 1 2, तो आपको दिमाग में वही चलेगा कि भाई यहाँ से भी 2 आ रहा था, यहाँ से भी 2 आ रहा है। बट ये बताइए, अगर हमने आपको ये ओवरऑल रिएक्शन ओजोन का दिया है, तो क्या आपको ये पता है कि इस रिएक्शन में नेसेंट ऑक्सीजन बनता है कि नहीं बनता? आप ऑर्डर में कैसे ये बता सकते हैं, या रेट इक्वेशन में कैसे ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें नेसेंट ऑक्सीजन है? इंटरमीडिएट्स के टर्म्स में हम ऑर्डर को, रेट इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते, मतलब ऑर्डर का कैलकुलेशन नहीं करते। तो हमें इन रिएक्शंस में हमें क्या करना होगा? वेरिएशंस करने होंगे, चेंजेस करने होंगे, और अपनी रेट इक्वेशन में हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स ही होने चाहिए। कौन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट? जो कि ओवरऑल रिएक्शन में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि रेट इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मस्ट कंटेन reactants and products of overall reaction only। अब आपका टारगेट क्या है? इस ओजोन को, इस नेसेंट ऑक्सीजन को रिमूव करना, ताकि हमारे पास या तो ओजोन या तो ऑक्सीजन इसी के टर्म्स में ऑर्डर आना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आपको ये रिएक्शन हमने जानबूझ करके कैसा लिखा है? इरिवर्सिबल। बट आपको दूसरी जो रिएक्शंस होंगी जिससे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, उसको कैसा कंसीडर करना है? रिवर्सिबल। हम कंसीडर कर लेंगे कि ये फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमारा कैसा है? रिवर्सिबल है। और जैसे ही रिवर्सिबल सपोज करो तो आप इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हो। तो इस रिएक्शन में आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लो, ठीक। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे तो लॉ ऑफ मास एक्शन लगेगा। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग O2 नेसेंट ऑक्सीजन अपॉन आपको मिल गया O2, ये मिला C/D/A/B। इस तरह से आपने इसमें लगा दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसे हम कर देते हैं डैश, क्योंकि ऊपर आपके पास K है तो इससे कर दो K डैश। अब ये बताइए, यहाँ से हमें इस नेसेंट ऑक्सीजन की वैल्यू चाहिए। नेसेंट ऑक्सीजन की वैल्यू निकाल लो, K डैश ओजोन अपॉन ये आ गई वैल्यू। अगर ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपका क्वेश्चन हो गया है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। बस इस ओजोन की वैल्यू को आपको यहाँ पे प्लेस करना है, दैट मींस यू हैव टू रिप्लेस इट। रिप्लेस कर दो तो आपको क्या मिला? रेट इज इक्वल K डैश। एक ओजोन यहाँ पे है और एक ओजोन यहाँ पे है, तो आपको मिल गया O3⁻²। और ऑक्सीजन नीचे है तो ये मिल गया आपको ऑक्सीजन की पावर -1 मिला। आपको देखिए, आप बहुत आसानी से मिल गया कि K डैश O3⁻², O2 की पावर -1। इन दोनों कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसको नया कांस्टेंट K डबल डैश कर दो, O3⁻² और ऑक्सीजन की पावर 1। ये आ गई फाइनल रेट इक्वेशन। और फाइनल रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखें तो इसका ऑर्डर क्या आ रहा है? इस रिएक्शन का ऑर्डर आया 2 और इसका पावर है -1। 2 - 1 = 1। ये कौन से ऑर्डर को बिलोंग कर रही है? फर्स्ट ऑर्डर। ना कि आपको जो दिख रहा था कि ये किस ऑर्डर को बिलोंग कर रही है? थर्ड ऑर्डर को। दूसरी चीज ध्यान देने की चीज वो क्या दिख रही है? अगर आप यहाँ पे देखें ओजोन की कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। डबल दैट मीन्स उसके सेकेंड स्क्वायर के टर्म्स में, कंसंट्रेशन चेंज के स्क्वायर के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन चेंज करोगे
ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या है, -1 है। दैट मीन्स अगर हमने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन चेंज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन आधा हो जाएगा। दैट मीन्स ये उतने टाइम्स चेंज डिक्रीज करेगा जितने टाइम्स आपका क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा ऑक्सीजन का। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के केस में ऑर्डर को इजीली डिटरमाइन करते हैं। अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग इसी को समराइज करते हैं, और समराइज करके ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस मिलते रहते हैं जिसमें आपको इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को केमिकल काइनेटिक्स में यूज करना पड़ता है और फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना पड़ता है। इन्हीं डिस्कशन के बिहाफ पे हम एक सिंपल सा रिलेशन बनाना चाहें, किसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए और कंसंट्रेशन चेंज के लिए। तो ये बहुत आसान है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व कराता है, बहुत से क्वेश्चंस को ये इजीली सॉल्व कर देता है। हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा और उसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो रिलेशन क्या बनता है, अभी आपने जो किया उसी से आप निकालिए, आपको मिलेगा रेट चेंज proportional to concentration change raised to the power of order। अगर हमारे पास रेट चेंज गिवन हो और कंसंट्रेशन चेंज गिवन हो और उसकी पावर हम ऑर्डर लगा दें और इसे मैथमेटिकली कंपेयर करा लें तो हमें ऑर्डर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आपको लगेगा कि यहाँ तो एक ही कंसंट्रेशन चेंज है, जितनी भी कंसंट्रेशन चेंज दिए हों सबको आप 1 by 1 करके यूज कर लीजिए और आप इजीली इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। जितनी कंसंट्रेशन चेंज देंगे उतने सेट ऑफ डेटा आपको हमेशा दिया जाएगा। दैट मीन्स जितने ज़्यादा वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होता है। सिमिलरली अगर कंसंट्रेशन चेंज 2 रिएक्टेंट का दिया है तो 2 डेटा दिया जाएगा ताकि आप 2 वेरिएबल को कैलकुलेट कर सकें। अब यहाँ पे आपको मिलता है, सपोज एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमने पहला कहा कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंजेस टू 4 टाइम्स, रेट चेंजेस टू 8 टाइम्स, कैलकुलेट ऑर्डर। अब एक ही क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करके बता देंगे आपको, कैलकुलेट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना है। तो आप बताइए, लगा दीजिए रिलेशन। रेट चेंज कितने का हुआ, 8 का। कंसंट्रेशन चेंज कितने का है, 4 का। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया 4 रेज़ टू दी पावर ऑर्डर। अब अगर आप इसको करें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आप कर सकते हैं। अगर आप करें ऑर्डर को सपोज कर लेते हैं ये x है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2x। यहाँ पे आप लिख लो 8 है। अब आप इसको और सॉल्व कर दीजिए, 8 को ले सकते हो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू दी पावर 2x हो जाएगा। इतनी तो मैथ सिंपल सी है। दैट मीन्स आप मैथमेटिकली कंपेयर करो, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 3, x इज इक्वल टू 3/2 दैट इज 1.5। आगे आपका ऑर्डर फ्रैक्शनल ऑर्डर है, दैट मीन्स इसका ऑर्डर है 1.53/2। दैट मीन्स a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 1.5। ये एक क्वेश्चन आपने किया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। For a reaction 2A plus B gives C, concentration
double of A. Concentration change to double of A changes rate 4 times while both A and B concentration when doubled rate changes to 8 times. Determine order. अब क्या हो गया, अब इसके केस में हमें दो डेटा दे दिए, दैट मीन्स दो रिएक्टेंट हैं। अगर यहाँ से आप कहोगे तो ए आ रहा है और बी आ रहा है, ठीक। अब आप अप्लाई करें इसको, रेट चेंज कितने का होगा फर्स्ट केस। अगर फर्स्ट केस में रेट चेंज कितने का हो रहा है 4 टाइम्स, 4 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन चेंज 2 टाइम्स, 2 रेज़ टू द पावर ऑर्डर। और इसे हम एज्यूम कर लेते हैं ये क्या है x, ठीक। तो आपको मिल गया 2 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x, x इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स x के a के रिस्पेक्ट में आपका ऑर्डर कितना आ गया, a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है 2। अब अप्लाई करिए सेकेंड केस में। सेकेंड केस में रेट चेंज कितने का हुआ है 8 का हो गया, और आपको कंसंट्रेशन चेंज कितने की हुई है, तो दोनों की कंसंट्रेशन डबल है। दैट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर x, x की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और फिर आ गया आपका 2 रेज़ टू द पावर ऑर्डर, दैट इज ये कंसीडर कर लेते हैं हम क्या है y। अब बनाएं 2 2 या 4, 4 से डिवाइड हो गया तो आपको मिला 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर y, और ये आपका आ गया 2 रेज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर y। दैट मीन्स देयरफॉर ऑर्डर, अब यहाँ से आपको मिल गया y, दैट इज y की वैल्यू क्या आ गई। अब आपको मिल गया a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आपका क्या है, इस क्वेश्चन में a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है और b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आपका 1 है। ओवरऑल ऑर्डर 2 + 1 3। तो आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन आएगा कि हो सकता है ये जो स्टैटिस्टिक कोएफिशिएंट दिए हैं यही आ रहा है, लेकिन अगर ये एक्सपेरिमेंटल डेटा इसी का रिवर्स हो जाए तो ये ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो दैट मीन्स ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी आप इसे एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हो, और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके चाहे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हो चाहे सिंपल रिएक्शन दिया हो, उसके लिए रेट इक्वेशन या ऑर्डर, और ऑर्डर का कैलकुलेशन अक्सर क्वेश्चन के टर्म्स में पूछा जाता है कि ये चेंज किया तो ऑर्डर कैलकुलेट करो, या फिर आपको दे दिया जाएगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ये है, कंसंट्रेशन में आपको चेंजेस देंगे और रेट में चेंजेस को पूछ लेंगे, तो भी आप रिलेशन को इसी के बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करिए और सिंपली अपने आंसर्स को ऑब्जर्व करिए, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपके क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करा देगा। चलिए, थैंक यू।